और हमारे बीच आएंगे जिनके लिए आप सभी कब से 2 घंटे से दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं कि सर हमारे यहाँ मिले कि नहीं, उनसे मिलना है, देखना है, क्योंकि आज तक आप सभी यूट्यूब पर ही देख रहे हैं। आज पहली बार सर को देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हम भी खुश हैं। तो अब मैं निवेदन करूँगा सर से कि 2 बातें उन छात्रों से बोले कि मोटिवेट हो और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो सर, सूरज सर के लिए जोरदार तालियां। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे ऐ तुम्हें आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो आप भले ही ये बताएं या ना बताएं कि क्या आपके दिल में है, लेकिन इस सभागार में आपकी उपस्थिति जो है उस बात का परिचायक है कि आपके दिल में क्या है। और कहते हैं कि किसी कवि ने बहुत खूब कहा है कि अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो आसमां को कहो थोड़ा और ऊपर हो जाए, तब हमारी असली उड़ान देखने को मिलेगी। जब आप बीएचयू में पहली बार आए और बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की कि आपने अपना 100% इस तैयारी के लिए झोंक दिया था। आप 100% कैसे बीएचयू क्वालिफाई करना है इसके लिए लगे हुए थे। लेकिन आज जब आपके बीच हम आ रहे हैं तो एक बार अपने दिल पे हाथ रखिएगा और सच्चे मन से पूछिएगा, क्योंकि मुमकिन है हम तुम झूठ कहें पर यह मन झूठ नहीं बोलेगा, यह हमेशा सच ही बोलेगा। तो दिल पे हाथ रख के पूछिएगा और अपने मन से पूछिए कि क्या आप उतनी तैयारी भी कर रहे हैं जितनी आप उस एंट्रेंस के लिए कर रहे थे। आपको पता है कि आप सड़क की तैयारी कर रहे थे और आपको आपकी मंजिल मिली है, लेकिन आप आज जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो आसमान है। तो सड़क से आसमान तक का सफर क्या उससे मेहनत कम करके प्राप्त किया जा सकता है या उससे मेहनत ज्यादा करके किया जा सकता है। तो क्या हमारी बीच ऐसी घटनाएं हुई कि हम मेहनत करना बंद कर दिए। जिस दौर से आज आप गुजर रहे हैं उस दौर से पिछले कई दशकों से बीएचयू के छात्र गुजर रहे हैं। जब आते हैं वो फर्स्ट ईयर में तो 99.99%, पता नहीं 0.1% मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो बताते नहीं हैं। तो 99.99% जो आर्ट्स और सोशल साइंस में बच्चे आते हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए नींद से उठा के कि तुम्हारा एम क्या है, तो तुरंत कहेगा यूपीएससी। पूरे फर्स्ट ईयर तक वो बताते रहेगा यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी। लेकिन जैसे ही वो जाएगा सेकेंड ईयर में उसके मन में चेंजेज आ जाएगा। उसको लगेगा यार यूपीएससी कौन ग्रेजुएशन की तैयारी करता है, यूपीएससी तो अब ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकता है। तो पहले हम लोग एसएससी कर लेते हैं, सीजीएल क्रैक कर लेंगे, अच्छा खासा एक पेमेंट पाने लगेंगे, घर में स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो दूसरे साल वो पहुंच जाते हैं एसएससी सीजीएल पे। तीसरा साल जब उनका आता है तो दूसरे साल में क्या होता है, दरअसल विश्वविद्यालय में आने पे विश्वविद्यालय में अनेक तरह के हवा जो है वो चलते रहते हैं, आपको पता है। और उन हवाओं में जो है आप लोग खोते हैं। हवाओं में खोने के बाद आपको लगता है कि अब तीसरा साल अब क्या किया जाए, तो थर्ड ईयर आपको ये लगता है कि यार अब तो विश्वविद्यालय में ही नहीं रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जितनी सीटें यूजी में है आपके कोर्स में उससे 5 गुना कम सीटें पीजी में हो जाती हैं। तो ये तय हो गया कि जितना बच्चा यहाँ पढ़ रहा है उससे 4 गुना बच्चा ऑलरेडी उस कंपटीशन से बाहर होगा। कंपटीशन का उद्देश्य कभी ये नहीं होता है कि आपका चयन किया जाए, कंपटीशन का उद्देश्य हमेशा यही होता है कि कितने लोगों को छांटा जा सकता है। तो एक अनुभूति आपको तो ये हो जाती है कि अब हम पीजी में यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। 2 तरीके की चीज़ें इसमें है, एक तो वो बच्चे जो ऑलरेडी बीएचयू में पढ़ रहे हैं उनकी मेहनत, और दूसरी वो बच्चे वो जख्मी शेर जो यूजी में क्रैक नहीं कर पाए, दूसरे विश्वविद्यालय में है, उनके लिए बीएचयू अब भी सपना बना हुआ है। दोनों में अंतर आ जाता है। तो 50% बच्चे वो जो जख्मी शेर हैं, शेर शेरनी, वो प्रवेश कर जाते हैं इधर, और 50% इधर से जो लोग थर्ड ईयर में जाके सीरियस हो जाते हैं वो। अब इस बीच में जो आपका लक्ष्य था यूपीएससी वो गुम हो चुका है, आप भूल चुके हैं। यूपीएससी अब नहीं है आपके सपने में, क्योंकि आपने जो सपना देखा था वो बस सपने के लिए था, और उस सपने को सपने में ही आपने भुला भी दिया। उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आपने जरा भी प्रयत्न नहीं किया।
लेकिन आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उस सपने को साकार कर सके। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब द 1% क्लब के बारे में मुझे पता चला, आके छात्रों ने बताया कि सर हम लोग 1% क्लब की निर्माण कर रहे हैं और ये 1% क्लब जो है सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स को एक दिशा देने के लिए जो है, कम से कम अगर आपको कुछ नहीं भी मिलेगा, मैं एक चीज़ स्पष्टता के साथ कहना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए कोई दावे के साथ कुछ नहीं कर सकता है, और जिस स्थिति में हम लोग हैं यहाँ तो कोई भी दावा जो है वो नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि ये द 1% क्लब जो है 3 साल आपको आपकी एम की याद दिलाते रहेगा कि मेरा एम यूपीएससी है, मेरा एम यूपीएससी है, मेरा एम यूपीएससी है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि काचुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। जब 7 समुद्र पार करना होता है हनुमान जी को सीता मैया की खोज में, तो हनुमान जी को लगता है कि अब हम कैसे जाएंगे उस पार। जामवंत जी खड़े होते हैं और उनको अपनी शक्ति का आभास दिलवाते हैं। तो यही काम द 1% क्लब करेगा, आपको आपकी शक्तियों का आपको आभास दिलवाते रहेगा कि हमको कैसे क्रॉस करना है। आप लोग एक गाना सुनते हैं कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो बताओ, जब 7 समुद्र पार किसी के पीछे जाने के लिए तैयार हो, तो यार एक समुद्र जो है अपने देश में ही जो है नाप लो, बस छोटा सा। बहुत आपको एक चीज याद रखिएगा कि आपके अंदर वो जुनून है, तभी आप बीएचयू में खड़े हैं। बीएचयू में खड़ा होना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और हर साल बच्चे आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अपने विश्वविद्यालय में एक ट्रेंड सा बन गया है कि हम लोग सिविल सर्विसेज को लेकर फोकस नहीं करते हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछेंगे तो यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना रिसोर्सेज की कमी है, ना और भी किसी प्रकार के वातावरण की कमी है। इन्वायरमेंट कौन बनाता है? किसी विश्वविद्यालय का इन्वायरमेंट वहाँ के छात्र बनाते हैं। हम जिस इन्वायरमेंट को चूज करेंगे इन्वायरमेंट हमारा हो जाएगा। यहाँ जब आप बीएचयू आएंगे तो हर तरह का इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, और देखा भी होगा, देखें कि नहीं? तो आप किस इन्वायरमेंट को चूज करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। कोई आपको शुरुआती दौर में ये फोर्स नहीं करता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ। तो आपको किसके साथ जाना है? आपको यूपीएससी के साथ जाना है या आपको किसी और दिशा में जाना है? ये आज आप ही तय कर लीजिए, क्योंकि आज अगर आप ये तय नहीं करेंगे तो जो आग, जो चिंगारी आपकी जली हुई थी, मुश्किल से कुछ दिनों में बुझ जाएगी। और आपके अंदर वो चिंगारी है। दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा तो है। बेशक आप भूल चुके हैं मेहनत करना 1-2 महीने में, लेकिन फिर भी इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी ढूंढ लाओ कहीं से मेरे दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो आपके अंदर वो बाती है, आपको बस उस चिंगारी को ढूंढना है और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर अपने माता पिता का चेहरा याद करके, जो आज गर्व से अपने मोहल्ले में, अपने गांव में घूम रहे हैं कि हमारा बेटा बीएचयू में पढ़ता है, हमारी बिटिया बीएचयू में पढ़ती है। कई लोग यहाँ ऐसे होंगे जब ये बताएंगे कि मैं बीएचयू से बीए कर रहा हूँ, तो आसपास के लोग बोलते होंगे कि बीए ही करना था तो बीएचयू में चले गए, यहीं से कर रहे हैं। तो क्या आप उनकी बात को 3 साल बाद ये साबित कर देंगे कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, या उनको एक करारा जवाब देंगे? अब जवाब देने के लिए लाठी लेके जाने की तो आवश्यकता है नहीं। क्या ऐसा होता है? बीएचयू से आपका इतना इमोशनल लगाव हो जाएगा कि बीएचयू के बारे में कोई एक भी शब्द निगेटिव बोल दे तो आपको लगेगा कैसे बोल दोगे भाई। लेकिन जवाब तो तब होगा ना जब एक बड़ी संख्या में, जैसा कि तन्मय ने, अनुराग ने, अभिजीत ने, इन लोगों ने कहा कि एक बड़ी संख्या में इस कमरे से सिविल एस्पायरेंट्स की संख्या निकलेगी। आपके बीच ऋषभ सर हैं। मैं ऋषभ सर के बारे में बताऊं कि ऋषभ सर ने बिहार पीसीएस का 2 बार मेंस लिखा है। इसको बताने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ऋषभ सर की तारीफ करनी है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके बीच ऐसे ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स, आपके सीनियर भैया, आपके सीनियर दीदी अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल किए हुए हैं। हो सकता है वो सिविल एस्पायरेंट ना हो, लेकिन अगर एक पॉलिटिकल साइंस का रिसर्च स्कॉलर बात करेगा तो पॉलिटिकल साइंस के सारे धागे खोल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक हिस्ट्री का रिसर्च स्कॉलर बात करेगा तो हिस्ट्री में कहते हैं ना कि हम मुर्दों से भी आवाज निकलवाते हैं, तो मुर्दों से वो आवाज निकलवा देगा। बीएचयू के रिसर्च की ये क्वालिटी तो जरूर है। अगर इकोनॉमिक्स के रिसर्च स्कॉलर के पास जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो
वो इकोनॉमिक के क्षेत्र में आपको सारी बारीकियों से अवगत कराएंगे। और मुझे इतना पता है कि आपको यहाँ के कल्चर से इतना आप अवगत जरूर हो गए होंगे कि आपको पता है कि यहाँ के जो आपके सीनियर से बहुत कोऑपरेटिव हैं, हर स्टेप पे आपको कोऑपरेट, इतना तक कोऑपरेट कि भैया लाल की दुकान पे जाओगे तो पैसा नहीं देने देंगे। ये इस लेवल तक कोऑपरेशन है। कोई दिया और सीनियर कराते भैया लाल की चाय की दुकान पे बताओ पैसा। तो इस लेवल तक का जब कोऑपरेशन बीएचयू में जब ये कल्चर है, तो फिर पढ़ने के मामले में भाई क्यों पीछे हो गए हम? ऐसी क्या कमी हमारे अंदर आ गई कि हम पढ़ने में पीछे हो गए? निश्चित तौर पे कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन सिर्फ उसके एकेडमिक प्रोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। उसके एकेडमिक प्रोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है वो छात्र है। और अगर छात्र में वो जज्बा आ जाए, छात्र अगर क्लास में आके बैठने लग जाए, 150 की संख्या है अगर आपकी और 150 के 150 छात्र लगातार 4 दिन बैठे, 5वें दिन अगर क्लास नहीं भी चल रही है ना, तो दावे के साथ मैं कहता हूं कि शर्मिंदगी झेलते हुए सभी लोगों को क्लास में भी आना पड़ेगा। लेकिन आपके अंदर क्या आता है? नहीं, चलो क्या ही पढ़ा लेंगे, हम क्या करेंगे जाके, छोड़ो खुद से पढ़ लेंगे। और खुद से पढ़ने के नाम पे आप क्या करेंगे? खुद से पढ़ने के नाम पे आप जाएंगे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आप सीट चुनेंगे एसी वाला। एसी में फिर आपको आएगी थोड़ी बहुत नींद। आपको लगेगा 15 मिनट की झप्पी लेते हैं, मात्र 15 मिनट, क्योंकि रात भर तो हम पहाड़ तो नहीं थे। 15 मिनट सो लेते हैं, उसके बाद हम जो है फिर से पढ़ाई करने लग जाएंगे। 1.5 घंटे बाद आपकी नींद टूटेगी, तो आप अगर 12 बजे गए हैं तो बज जाएगा 1:30। फिर आपको लगेगा अरे यार खाना में इसमें खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? तुरंत वहाँ से दौड़ोगे, अब किसी हॉस्टल में जो है आएंगे और फिर वहाँ बैठ के आपको मित्र मिल जाएंगे हॉस्टल में, क्योंकि आप अकेले तो जाएंगे नहीं, तो आपके मित्र मिलेंगे, तो उनके साथ बैठ के आराम से जो है 2 घंटे तक रोटी तोड़ते रहेंगे। खास करके बॉयज हॉस्टल में ये होगा, गर्ल्स हॉस्टल में अलग है, वहाँ 4 टाइम का है, तो 2 टाइम वाला वो लोग 4 टाइम में मैनेज करते हैं, आप लोग 2 टाइम में मैनेज करते हैं। उस टाइम को खाना और टाइम दोनों आप लोग बराबर ही मैनेज करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो फिर आप 2 घंटा वहाँ बर्बाद करोगे, फिर आपके मन में आएगा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, तब लाइब्रेरी चलेंगे, क्योंकि आपका बैग जो है वो लाइब्रेरी में ही है। आपका मन ये जरूर अभी भी कह रहा है कि यार आज पढ़ाई नहीं की है, पढ़ तो लेना है। फिर आप 2 घंटे आराम करके जाओगे लाइब्रेरी, शाम का 4 साढ़े 4 बज गया होगा। अब 4 साढ़े 4 बजे भीटी का माहौल पढ़ने का होता ही नहीं है, आपको होके जाना है भीटी से। आपको लगेगा चलो 1-2 घंटे यहीं घूम लेते हैं, फिर जो है हम लोग पहुंचेंगे लाइब्रेरी के अंदर। तो आप 1-2 घंटे वहीं कुछ नहीं करोगे, बस 3-4 कप चाय जो है वो मंगा के, भैया भेजा चाय हो, चाय मंगा के पीते रहेंगे। आप एकदम लंबे समय तक चाय पिएंगे, और फिर जब 6 साढ़े 6 बज जाएगा तो आपको लगेगा चलो आप थोड़ा भाई बैग कम से कम ले आए नहीं कुछ तो जाओ, और वहां से जो है बैग के लिए संघर्ष करेंगे, बैग लेके आएंगे, और जब फिर हॉस्टल आएंगे तो फिर खाने का समय हो गया होगा, फिर आप खाने पे बैठ जाएंगे, और रात को जब बेड पे जाएंगे तो आपको लगेगा दिन भर तो लाइब्रेरी में ही थे। देखिए कैसी आपकी कल्पना जो है वो उल्टी दिशा में चली गई। आपने 1 मिनट भी जो है पढ़ाई को नहीं दिया है, लेकिन आप जब जाएंगे बेड पे तो आपको क्या लगेगा कि हम दिन भर लाइब्रेरी में थे, दिन भर हमने पढ़ाई किया है। यही कल्पना आप लगातार 1 साल तक करते जाएंगे। 1 साल के बाद आपकी ये कल्पना जो है आपको कहीं मेरियाना ट्रेंच में जो है लेके चली जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। तो इस चीज से बचिए। आप विश्वविद्यालय में आए हैं, आपको गाइड करने के लिए कई लोग हैं, जरूरत है बस आपको संकल्प लेने की। याद रखिएगा, एक संकल्प अगर आप ऐसा लेते हैं कि नहीं हमको तो करना ही करना है, लाख बाधाएं आए, क्या बाधाएं आपके परिवार से ज्यादा आपके पास है? अरे आपको आराम से 4,000, 5,000, 3,000, 6,000, 10,000, 15,000, कई लोगों को 25,000 रुपये महीने आ रहा है घर से। लेकिन आप कभी पूछें कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितने संघर्ष से वो पैसे आते हैं? किसी के पिताजी गेहूं बेचते हैं तब बीएचयू के लिए आपको पैसा भेजते हैं, और यहाँ आप क्या करते हैं? उस गेहूं की क्या कीमत अदा करते हैं? पिता के माता का कर्ज की बात छोड़ दो, उस गेहूं की क्या कीमत अदा करते हैं? उस गेहूं की कीमत आप यही अदा करते हैं कि दिन में भीटी पे और रात में लंकेटिंग करते हैं। क्या उसकी कीमत यही है? और अगर उसकी यही कीमत है तो बीएचयू में मालवीय जी की बगिया में आने का कोई सार्थक मूल्य नहीं है। अगर आपको मालवीय जी की गरिमा को बनाना है, मालवीय जी के मूल्यों को स्थापित करना है, तो याद रखिएगा कि जमाना बदल रहा है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और इस बदलते हुए ट्रेंड में आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमको कोई गाइड करने वाला नहीं है। आज YouTube पे हजारों फ्री लेक्चर्स मौजूद हैं जो किसी भी विषय वस्तु के श्रेष्ठ लेक्चर्स हैं।
आपको उस विषय वस्तु को समझना है तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हो सकता है 10% सिलेबस कम हो, 15% सिलेबस कम हो, 20% सिलेबस कम हो, 50% सिलेबस कम हो, लेकिन क्या जो 50% सिलेबस है वो आपका तैयार है? आप एक्सक्यूज क्या देते हैं? एक्सक्यूज देते हैं कि हमको कोचिंग नहीं मिला, 1.5 लाख रुपया हमारे पास नहीं है सर, हम तो गरीब परिवार से आते हैं, हम कैसे बड़ी कोचिंग में जाएंगे और हम कैसे सिविल सर्विसेज को क्रैक करेंगे? आप हमको बताइए कि किस बिल्डर के बेटे ने, किस अंबानी के बेटे ने, किस टाटा के बेटे ने इस देश में सिविल सर्विसेज को क्रैक किया है? इस देश में सिविल सर्विसेज जो है वह गरीब घर के बच्चे ही क्रैक करते हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर उतनी लगन, उन्हीं के अंदर उतनी साहस और उन्हीं के अंदर उतना सामर्थ्य है। उनको संघर्ष करना पता है। रात के अंधेरे में अगर कोई एसी में, रात के अंधेरे में अगर कोई जो है टॉर्च जला के, लैंप जला के पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा कोई एसी में पढ़ रहा है, दोनों के संघर्ष में आसमान जमीन का अंतर होगा। एक को लगेगा कि 3 साल में अपने सिलेबस को पूरा कर लेंगे, दूसरे को लगेगा 3 महीने में पूरा करेंगे, तभी तो फिर हम भी एसी में जाएंगे। तो अगर ये संकल्प आप आज लेते हैं कि आप जिस उद्देश्य से बीएचयू में आए हैं, आपने जो कल्पना की है बीएचयू में आने की, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे, क्योंकि 3 साल बाद ये एक्सक्यूजेस सिर्फ आपके लिए रह जाएंगी। आप कहते रहिए ना कि हमको कोई कोचिंग नहीं मिला। आज आपके भी परिवार में कई लोग होंगे जो 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दिए होंगे, 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दिए होंगे, वो आपको यही कहते मिलेंगे कि हमको पता ही नहीं था, कि नहीं कहने के लिए। लेकिन आप उसी परिवार के आसपास के लोगों में देखिए, कई ऐसे लोग होंगे जिनके घर में और कमी है, लेकिन वो अच्छे पद पे पहुंच गए हैं। कैसे पहुंच गए वो? उनको पढ़ाने वाला कौन हो गया? क्या वो कालिदास थे? वो किताब पलटते गए, उनको याद होता गया? उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने मेहनत किया और मेहनत के दम पे उस मुकाम को पाया। और हर समाज में समय यही चलता है कि लोग एक्सक्यूज देते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो एक्सक्यूजेस 3 साल बाद आपके व्यक्तिगत होकर रह जाएंगे। अभी आप घर में बोल लीजिए, घर वालों को भी बुरा लगेगा, हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद घर वाले भी नहीं पूछेंगे, चलो जो करना है करो, हमको कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज से बचिए और व्यक्तिगत एक्सक्यूज को कभी भी सार्वजनिक जीवन में ना लाइए, और आपने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करिए। मुझे उम्मीद है कि ये द 1% क्लब आपको एक दिशा देगी और आपके अंदर जो वो चिंगारी जली है, मैंने कहा कि इस चिंगारी कहीं से मेरे दोस्तों, इस दिए में तेल लगी हुई बाती तो है। आपने ऑलरेडी उतना मेहनत कर रखा है कि आपके अंदर वो चिंगारी है, बस उसमें फिर से एक आग लगाइए और जलाइए और दूसरों को प्रकाशित करिए और दूसरों का मार्ग भी प्रशस्त करिए, अपना भी मार्ग प्रशस्त करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को ढेर सारा शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। 1% क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी आने वाले समय में सदस्य हैं, और सदस्य ऐसे हों कि सीरियस रहें। ऐसा नहीं कि वह फिर वही कहानी जो है बीटी वाली और हॉस्टल वाली दोहरानी है। उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई दिक्कत आपको कभी आए, किसी चीज़ में आपको लगे कि मालवीय एकेडमी, जो कि पहले बीएचयू वर्ल्ड के नाम से था, आप लोगों की मदद कर सकता है। हम लोगों में आपको लगता है कि कोई किसी विषय पे आके आपसे बात करे, निश्चित तौर पे बेहिचक आप हमसे संपर्क करिए। द 1% क्लब के लिए मैं आपको हमेशा समय देने के लिए तैयार हूँ। और क्योंकि आपसे एक इमोशनल लगाव है, आपको पता होगा कि YouTube पे जरूर हम लोग हैं, लेकिन आपसे किस तरीके से इमोशनली कनेक्टेड हैं, तो वो इमोशंस जो है वो आपको दिखेगा। हम लोगों के समय कोई गाइड करने वाला नहीं था, हम लोगों को सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि इतना YouTube का भी ट्रेंड नहीं था। YouTube का ट्रेंड जो है पिछले 2-3 सालों में आया है, और आप दिन भर UPSC के बैठ के इंटरव्यू के छोटे छोटे क्लिप देखते रहते हैं। वो क्लिप जो है आपके अंदर थोड़ी सी चिंगारी 10 मिनट के लिए पैदा करती है कि काश हम भी यहाँ होते, लेकिन 10 मिनट के बाद भूल जाते हैं। आपको लगता है कि चलो यार फिर उसी दुनिया में वापस चलते हैं, वही मौज की दुनिया है। तो ये चीज रिपीट ना हो। ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Now I request Ashish Garg, student BA 3rd year and advisor of the 1% Club, to kindly address the gathering. सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत में सबसे पहले एक चीज़ ये कहूँगा कि जिस चीज़ के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विसेज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पिछले कुछ सालों में, कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पैसन। अगर आप पैशनेट नहीं हैं तो फिर इस एग्ज़ाम के लिए आप एक जो होता ना कि हर चीज़ के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, तो सिविल सर्विसेज के लिए पैशनेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि आप कुछ रिलेट कर पाओगे।
सबसे पहले 12th के बाद मैं जो है वो मैथ्स बैकग्राउंड से था, तो मैंने जो है वो IIT JEE की तैयारी की, एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ। उसके बाद ये था कि घर वालों की तरफ से था कि मैं बीटेक कर लूँ। आप लोग जानते होंगे कि सेफ साइड जो है वो बीटेक है, अभी भी आप कुछ भी कहेंगे लेकिन सेफ साइड जो है वो बीटेक रहता है। लेकिन मेरा ये मानना हुआ कि जो मेरा हमेशा से रहा था कि मैं IIT से बीटेक करूँ, तब फर्दर मेरा वो एक एम था, लेकिन वो मैं अचीव नहीं कर पाया। तो फिर मेरा ये मन था कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊँ, ये मैंने सोच लिया था। तो मैंने घर पे बोला कि मैं जो है वो इधर की तरफ जाना चाहता हूँ, उसके लिए बीटेक की तरफ जाना कि किसी प्राइवेट कॉलेज से या जो भी मुझको कॉलेजेस मिल भी रहे थे वहाँ से बीटेक करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। उससे अच्छा है कि मैं BSc की तरफ जाऊँगा, तो वहाँ पर मुझको ज़्यादा समय मिलेगा, मैं कर सकूँगा। तो घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, जा सकते हो। और कुछ ऐसे था जैसे कि BHU का मैं बताऊं, काउंसलिंग में आप सभी लोगों ने, अब तो मान लीजिए कि बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं कि आपको काउंसलिंग बहुत मदद मिल जाती है। हम लोग के समय में कुछ ऐसा था कि कल काउंसलिंग है, आज रात में मैंने डिसाइड किया हाँ मैं कल काउंसलिंग कराऊंगा। मैं सुबह जब बनारस यहाँ पे आया तो मुझको ये नहीं पता था कि कॉम्बिनेशंस कुछ होता है, कि हाँ कॉम्बिनेशन भरना होता है, आप दोगे मेरिट के बेसिस से कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि BSc में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा जियोलॉजी, ज्योग्राफी, इनके सबके भी स्कोप बहुत अच्छे होते हैं, नहीं पता था। जियोलॉजी सब्जेक्ट का तो मैं नाम भी नहीं जानता था। जब मैं यहाँ पे आया तो जब फॉर्म मिला मुझे उसमें 18 कॉम्बिनेशन दिखा, मैं तो वहीं पर रजिस्टर हो गया। मैं कहा 17-18 कॉम्बिनेशन भरूंगा कैसे। मुझको तब पता नहीं था कि BA का कॉम्बिनेशन देख तो शायद मैं काउंसलिंग करा भी नहीं पाता, कि 100-150 उसमें ऑप्शंस होते हैं भरने के लिए। तो उसके बाद जब मैं देखा तो मैंने कहा कि सेफ साइड यही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भरो, जो मैं जानता हूँ उसी को मैं भर सकता हूँ। मैंने ऊपर उसको भर दिया और मुझको नहीं पता था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में सबसे ज़्यादा सीट है और सबसे आसान तरीके से वही मिलता है। जो मेरी रैंक थी, रैंक पे मान लीजिए मुझको मिल सकता था अच्छा, लेकिन मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही चूज़ किया। अब उसके बाद था कि दिल में यही था कि हाँ एकदम था कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। तो घर में भी मेरे जो बड़े भैया हैं वो थोड़ा सा तैयारी के फेज में थे वो, तो वहाँ से एक मेरा मोटिवेशन था। जब मैं यहाँ पे आया, BSc की शुरुआत किया, तो जब आप यूनिवर्सिटी में आओगे थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के माहौल को समझोगे। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में सब सीरियस होते हैं, ऑलमोस्ट सब अपने एकेडमिक्स को लेकर सीरियस होते हैं। मैं भी सीरियस था, अच्छे से पढ़ा। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है कि मैं आने के बाद मुझको पता चला यहाँ पे कि IIT JAM नाम का कोई एक एग्जाम होता है। अब आप सोचो कि उस समय का और इस समय में बहुत, मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत पिछले जमाने का इंसान हूँ, इसी जमाने में मैं भी, लेकिन मैं पिछले 3-4 साल की बात कर रहा हूँ आपसे, कि 3-4 साल पहले आज हम लोग हर चीज जानते हैं ऑलमोस्ट। वो उसमें यूट्यूब का है, हम कहेंगे ही कहेंगे, यूट्यूब का ही बड़ा हाथ है जो आपके मैक्सिमम लोगों के अंदर मोटिवेशन आने का। जितने भी शॉर्ट्स बनते हैं, रील्स बनते हैं, वो बहुत मोटिवेशन देते हैं। ये चीज है, बात अलग है वो पढ़ने के लिए मोटिवेट कम कर पाते हैं, लेकिन वहां से इच्छा आती है कि हमको UPSC में जाना है। वो जो दिखता है कि 4 गाड़ी से आए, फिर उतरे, 4 लोग उनको घेर लिए, बहुत मोटिवेट करती हैं। कभी कभी रात में हम लोग, जैसे जब हो जाता है कि सब कुछ दिन भर का काम खत्म होता है, तो रात में जब हम लोग मान लीजिए ऐसे होता है ना, सब लोग शॉर्ट देखते ही हैं, तब देख के लगता है कि यार जितना मेहनत इधर कर रहे हैं काश उधर पढ़ाई में मेहनत कर लेते हैं। लेकिन वो चीज़ होती है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक रोल प्ले करता है आपके पैशन को जिंदा रखने के लिए। तो मैं बात कर रहा था, तो जब मैं यहाँ पे अपनी तैयारी, फिर अपना BSc का ही थोड़ा सा है BSc में कि आपको ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने एकेडमिक्स के लिए। पहले सेमेस्टर में IIT JAM के बारे में पता चला तो मेरे अंदर फिर से वो आग जगी पुरानी वाली कि यार एक बार IIT मेरा छूट गया है, दूसरी बार IIT जाने का चांस है, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ये मेरा बताने का उद्देश्य बस ये है कि किस तरीके से हमारे अंदर डेविएशंस आते हैं, भटकाव किस तरीके से आपको मिलेगा। आप लोग भी आए होंगे, सब लोग सिविल सर्विसेज ही दिमाग में लेके आओगे। जैसे सर ने बोला कि 99.99% लोग सिविल सर्विसेज को ही लेके आते हैं दिमाग में, लेकिन जैसे ही हम लोग इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, हमारा भटकाव चालू होता है, डेविएशंस चालू होते हैं, और फिर तरह तरह की चीजें हमारे दिमाग में आने लगेगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कई सारी छोटी छोटी चीजों का आपको त्याग करना ही पड़ेगा। अब आप ये सोचोगे कि हम पहले ये कर लें फिर ये करेंगे, आप ये सोचो जो ऑलरेडी वही कर रहा है वो आपसे आगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर इस तरीके से मैंने IIT JAM सोचा, तो फिर IIT JAM की तैयारी करने लगा। फिर IIT JAM के थ्रू मैं IIT धनबाद भी पहुंच गया, MSc केमिस्ट्री करने लगा। फिर और मेन चीज और सुनिए, सबसे मेन बात, पहले सेमेस्टर
में होता क्या मैं आपको बताऊं, आप लोग भी नहीं एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा। पहले सेमेस्टर जब हम एग्जाम देते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि बीएचयू में नंबर कैसे लाना है, बीएचयू में नंबर लाने का तरीका क्या है, पढ़ना कितना है। हमको पहले सेमेस्टर हम ज़्यादा पढ़ देते हैं। हमको मैं जब पढ़ा, जब मेरा नंबर आया 9 CGPA लगभग आया, मैंने सोचा कि यार इतनी तो आवश्यकता ही नहीं थी पढ़ने की, यहाँ पे झूठ मूठ का मैं इतना मेहनत कर दिया इसमें। मैं साइबर लाइब्रेरी, जब मैं पहली बार साइबर लाइब्रेरी गया जब मैं, तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया। मैं कहा ऐसी सुविधा पढ़ने के लिए दी जा रही है, और दूसरी चीज़ रात के 11 बजे तक खुली रह रही है। मैं तो वहीं पर सबसे ज़्यादा खुश हुआ था। मेरे लिए, मैं पापा को फ़ोन करके यही उस दिन बताया था कि पापा बीएचयू में ऐसा है कि यहाँ पे रात में 11 बजे तक AC में बढ़िया पढ़ने को बैठने दे रहे हैं, केबिन मिल रही है, बढ़िया सा कुर्सी है, सिस्टम लगा हुआ है, उसमें वाईफाई भी है, इंटरनेट हम यूज कर सकते हैं अनलिमिटेड। तो वो इस समय वो सब ऐसी चीज़ें थी। तो उसके बाद लाइब्रेरी, मैं बताऊं कि जितना भी अगर मैंने बीएचयू में रहते हुए पढ़ाई किया है वो साइबर में ही पढ़ पाया हूं, क्योंकि हॉस्टल का माहौल कैसा होता है ये आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे कि वहाँ पढ़ाई से आपका दूर दूर तक नाता रिश्ता कुछ नहीं होता है। तो इसके बाद जब बीएचयू में जब मैं था तो मैं सेकेंड सेमेस्टर में जब आया तो सेकेंड सेमेस्टर का नहीं, इतना कोई नीड नहीं पढ़ने का, नंबर अच्छा आ जाता है, कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो है वो स्विमिंग ज्वाइन किया, जिम ज्वाइन किया। शरीर देख के आपको नहीं लग रहा होगा कि जिम ज्वाइन किए थे कभी, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में मैंने जिम ज्वाइन किया। उसमें मेरा कारण था वो तो मेरे रूम पार्टनर का था, लेकिन मैं सोचिए सेकेंड सेमेस्टर जो आपका ठंडी के समय होता है, एक समय में 5-6 बजे उठ के आप जाओगे जिम करोगे, बहुत बड़ी बात है। वो भी मैं वो वाला स्टूडेंट नहीं है 12 बजे वाले, कुछ टेंडेंसी होती है। तो स्विमिंग भी मैंने ज्वाइन किया उसी समय में। वो उस समय था कुछ ऐसा कि जिम स्विम सब कर लेना यहाँ पे। फिर उसके बाद जब सेकेंड सेमेस्टर हुआ और नंबर उतने ही आए जितने फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे, मैं 20% रिड्यूस कर दिया था, एग्जाम टाइम पे पढ़ाई बढ़ा दिया था। फिर उसका जब थर्ड सेमेस्टर में आया तो फिर जो आज मैंने टी शर्ट पहनी है वहाँ पर मैं आ गया। तो बीएचयू वर्ल्ड मैंने ज्वाइन कर लिया थर्ड सेमेस्टर से। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं आपको बस केवल मेरी पूरी बात का सिर्फ एक मतलब जाएगा, हर सेमेस्टर वाइज कैसे डेविएशन होता वो अलग मैटर है। जब इसमें ज्वाइन किया मेरा मन लगने लगा, वही होता ना कि शुरू मजबूरी में किया था लेकिन फिर मन लगने लगा, वो वाली बात हो गई। तो ऐसा नहीं कि मजबूरी में मैंने शुरू किया था, शौक से ही शुरू किया था, लेकिन फिर उसमें मन किसको नहीं अच्छा लगता, कौन नहीं चाहेगा यूट्यूब पे वीडियो जाए, पहला वीडियो जाता है शेयर इंसान ऐसे करता है। अब आजकल ऐसा हो गया वीडियो खत्म हो गया, अपना ही वीडियो हो सकता नहीं देख पाते हैं दोबारा, लेकिन उस समय होता, उस समय एक पब्लिक वीडियो जाता था उसका अलग ही क्रेज होता था। फिर धीरे धीरे उसमें जैसे ही मन लगते गया, जिस तरीके से इन्वॉल्व होते गए, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पर जाएंगे हम लोग तो फिर वो गड़बड़ा जाएगा। और फिर आपको IIT धनबाद की कहानी बताऊँगा तो और आपको लगेगा डिस्टर्बिंग। तो मेन चीज़ आप देखिए, IIT धनबाद के लिए मैं एक बात यही बोलूँगा कि दूर के ढोल सुहावने लगेंगे, आपको लगेगा कि आपको मैं चीज़ बहुत ये चीज़ बता दूँ, आप इतने लकी हो, इतने अच्छे कैंपस में हो, आपको लगता हो कि IIT में ऐसा वैसा, यहाँ से आप मैं बताऊँ आपको 70-80% कम सुविधाएं वहाँ पे मिलेंगे IIT धनबाद में। ये बात आप जान लीजिए, आप इतने फॉर्चुनेट हैं कि आप हैं। बताता हूँ कि जैसे क्या हुआ, पहला सेमेस्टर तो ऑनलाइन चला गया, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। दूसरे सेमेस्टर मेरी किस्मत हो गई खराब और हो गया ऑफलाइन, और एग्जाम ऑफलाइन हुए, क्लासेस ऑनलाइन चली, एग्जाम ऑफलाइन, वो मेरे लिए ज़्यादा निगेटिव हो गया। तो फिर जब मैं वहाँ पे गया तो एक दिन ऐसे हुआ कि मैं बात कर रहा था, यहीं पर भैया लोगों से ही बात कर रहा था, किसी और से नहीं। तो फ़ोन पे मैं बात कर रहा था, मैं ऐसे वॉक करते बात कर रहा था हॉस्टल के बाहर, और मैं ध्यान बाहर चला गया। मैं कहा इतना जल्दी कैंपस के बाहर में कैसे आ गया। बीएचयू में नॉर्मली होता है कि कई लोग ऐसे होंगे जो कैंपस के बाहर जाते ही नहीं होंगे, बहुत दिन जाता होगा, क्योंकि कैंपस में इतना जगह है कि आप घूमते रहोगे, टहलते रहोगे। तो ये चीज़ पहली बात तो आप जहाँ पर हो उसके लिए आप लोग अपने आप को एक फॉर्चुनेट मानिए कि हाँ मैं जहाँ पर हूँ बहुत अच्छी जगह पर हूँ, रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे हैं, रिसोर्सेज के आज के समय में कोई कमी नहीं है। कंपटीशन का इतना माहौल है, मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूँ कि आप अभी सर ने बोला फीस के बारे में, आजकल इतना कंपटीशन चल रहा है कि फीस भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। तो फीस भी वो फैक्टर आप अब जो भी हम लोग बहाना बोलते हैं ना, वो बहाना फीस वाला भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा एक समय पे आने पे।
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए पैशन, और हमारे अगर पैशन को जिंदा रखना है तो चीजों में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। मुंह से पैशन नहीं आएगा कि आज मैं बोल दिया मैं यूपीएससी के लिए पैशनेट हूं तो पैशनेट रहूंगा, या मैं रील्स में देख लूंगा कि हाँ दीपक रावत का वीडियो देख लूंगा कि वो जा रहे थे छापा करने, वहां 4 लोगों को डांट दिए हैं, तो उससे मोटिवेशन आएगा। लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे तो 1 घंटे बाद वो मोटिवेशन तुरंत खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 1% क्लब जैसी जो चीजें हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें इन्वॉल्व रहोगे, अपने अंदर एक कंपटीशन का माहौल जरूर बना के रखिए कि मान लीजिए अभी इसमें कोई क्विज हो रहा है, आप क्विज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, इसलिए नहीं अरे यार ये तो बेवकूफी। कई बच्चे यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे आते हैं, उनसे कुछ सीनियर से उनका कुछ ताल्लुकात हो गया, फिर उसके बाद क्या समझ जाएंगे कि नंबर कैसे पाना, कॉपी भर के आ जाएंगे नंबर मिल जाएगा। कोई प्रोफेसर यहाँ पे नहीं ना? हाँ, तो ये चीज होता है कि कॉपी भर के आएंगे नंबर पा जाएंगे पास हो जाएंगे, लेकिन इससे किसका निगेटिव हो रहा है आप सोचो। क्या वो जो टीचर है उनका निगेटिव हो रहा है, बीएचयू का निगेटिव हो रहा है, आपका निगेटिव हो रहा है। आप क्लास नहीं जाएंगे, काहे? अरे हम खुद से पढ़ लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप किसका नुकसान कर रहे हो? अपना नुकसान कर रहे हो। अरे जाओगे आप कुछ क्लास में सीखोगे, लगता है कि आपको क्लास काम की नहीं है, तो अगर वो आप 2 घंटे वहां से निकाल रहे हो तो उस 2 घंटे को हॉस्टल में सो के नहीं बिताना है कि आज क्लास नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा, तो क्या किए 11 बजे तक सोए हम बढ़िया से। तो ये चीज आपके अंदर नहीं चाहिए, और गिल्ट होना चाहिए आपको हमेशा। ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं कहता हूं, कोई ऐसा नहीं है कि कहना आसान है कि पढ़ो रेगुलर पढ़ो 14 घंटा पढ़ो, लेकिन हो नहीं पाता है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, ऐसा कोई है यहाँ पे कि अगर 8 घंटे का शेड्यूल बना ले पढ़ने का और 7 दिन तक फॉलो कर ले, 7 दिन अगर आप 8 घंटे का बनाओ कि लाइब्रेरी जाना और 7 दिन आप जाओ, आप अगर 7 दिन चले गए लाइब्रेरी और 8 घंटा पढ़ लिए तो आप अपने आप को अलग समझोगे, अलग हो ही जाओगे आपको बदलाव दिखेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जैसे हम लोग ये समझते हैं कि जैसे कि ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं मिल रहा है, बहाना कि तो समय नहीं मिल रहा है। इतना तो मेरा एक्सपीरियंस है कि बीएचयू में समय तो आपको पर्याप्त मिलता है। अगर आप ये कहोगे कि हमको समय नहीं मिल रहा है, इतना ज्यादा सिलेबस है, तो ये सब कोई बहाना नहीं। मैं आपको बताऊं बीएससी में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सब्जेक्ट के साथ भी अच्छा समय होता है कि आप कुछ और तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छा समय होता है। समय नहीं मिलता है तो झूठ बोल रहा है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ का एक दोस्त रहा है, वो यूपीएससी के लिए इस तरीके से पैशनेट रहा है, जैसे यहाँ से आया मतलब बीएचयू आने के साथ ही उसको यूपीएससी ही करना था। और आज मैं बताऊं उस लड़के ने क्या किया, ये आपको मैं बताता हूँ, आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे। बीएससी में रहते हुए उसने 3 सालों के अंदर एनसीईआरटी खत्म किया, जो भी फेमस बुकें हैं लक्ष्मीकांत और जो भी चीजें हैं उसने वो बुक्स खत्म किया, मतलब एक अच्छी खासी तैयारी उसने किया बीएचयू में रहते हुए। उसके बाद बीएससी के बाद तुरंत उसने स्विच किया एमए में। एमए अपने गांव के कॉलेज से किया। एमए गांव के कॉलेज से करने के साथ साथ उस लड़के ने जेआरएफ, अभी जो है वो जेआरएफ ज्योग्राफी से क्वालिफाई कर लिया। ज्योग्राफी उसको मेंस अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है और उसने डिसाइडेड रखा है। आप सोचिए पैशन इस तरीके का होना चाहिए। आप हर साल देखते हो, आप मॉक इंटरव्यूज देखते होगे, फिर आप पक्का है कि विकास दिव्यकीर्ति सर का ओरिएंटेशन सेशंस भी देखते होगे। हिंदी माध्यम के बहुत सारे छात्र होंगे यहाँ पे, हिंदी माध्यम का रिजल्ट आने के बाद उनका जो सेशंस आते हैं 2.5-3 घंटे का, शायद ही कोई ये होगा इसमें जो 1 मिनट छोड़ा होगा उस सेशन को। मैंने भी नहीं छोड़ा है, मैंने भी देखा है। तो आप ये समझिए कि आप वहां पर जब उन सब चीजों को आप देख रहे हो, उस बच्चे ने, उस मेरे दोस्त ने जेआरएफ क्वालिफाई किया ज्योग्राफी से, ऑप्शनल पहले से डिसाइडेड है उसका, उसकी तैयारी। अब जो है उसने चला गया दिल्ली जाके अपनी तैयारी कर रहा है। और वो भी मैं बताऊं, दिल्ली में जाके कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है, सिर्फ वहां पे कंपटीशन का माहौल उसको मिले इसलिए, इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था। बनारस में क्या होता है कि अगर आप जम गया, आपका अगर एक बार पैर जम गया, आपका मन नहीं लगेगा। एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, मैं धनबाद जाता हूँ, मेरा 1 मिनट मन नहीं लगता वहाँ पे। मैं ऐसा भी नहीं कि धनबाद में बहुत कमी है, लेकिन वो होता है ना कि यहाँ पे अगर आप जम चुके हो तो आपका मन नहीं लगेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता था कि ज्यादा तो मैं यहीं से फोन से या किसी चीज से कनेक्टेड रहता था। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैशन को जिंदा रखना, और पैशन को जिंदा रखने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइप की जो आपके इनिशिएटिव्स हैं। सबसे पहले जब ये लोग आए थे, अभी 2-3 दिन ही हुआ था ना आप लोग आए थे, तो ऑफिस में आए तो उस समय जो था कि वही मेरी क्लास होने जा रही थी, क्लास थी, लाइव क्लास थी, तो मैं लोगों से मिला। पहले ऑफिस के जब लोगों ने बोला तो मैं मना करती, मैं कहा चलो बाद में मिल लेता, अभी मैं क्लास ले लेने जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं 4 बच्चे हैं तो मिलना चाह रहे, तो मैं कहा एक बार मिल ही लेता हूँ। तीनों ने जब इनिशिएटिव के बारे में बताया तो मुझको बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट ईयर में आके आप इस चीज में इन्वॉल्व होना चाह रहे हो। मैंने इनको कुछ
बातें बोली भी कि इन्वॉल्व होना है आपको इन सब चीज़ों में, लेकिन अपने प्राइमरी वर्क को कभी भी डिस्टर्ब मत करिएगा। ये चीज़ आपकी प्राइमरी वर्क को ही लेके है, लेकिन आपका प्राइमरी वर्क एक और भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए ये आपकी क्लब चल रही है, तो क्लब में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, पोस्टर बनना होगा। जैसे आजकल देख रहे हो आप, हर एक चीज़, कभी भी आप कोई संस्था चलाओगे, कुछ इनिशिएटिव, तब आपको पता चलेगा हर एक छोटी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप इन लोगों से आज पूछिएगा ये सब जो जितने भी आपको दीवार में पोस्टर चिपके दिख रहे होंगे इंस्टाग्राम के, वो क्या बनाने में भी इनको मेहनत लगती है। आप अभी मैं कितने लोग पूछ लूँ यहाँ पे लिंक से क्यूआर कोड जनरेट करना, कुछ लोग नहीं पता होगा। अभी लिंक से क्यूआर कोड आप नहीं जनरेट कर पाओगे, इन्होंने सीखा होगा, निश्चित तौर पर नहीं पता, यूट्यूब से सीखा होगा कि कैसे लिंक से क्यूआर कोड जनरेट करेंगे, फिर उसको प्रिंट करके यहाँ पे लाकर चिपकाए हैं। तो हर एक चीज बहुत लगती है। तो आप सभी लोग एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये नहीं कहता हूँ पूरा टाइम आप करना है, अपने एकेडमिक्स को भी देखते रहो। जो समय आपका बच रहा है उसमें समय दो। आपको सब कुछ पता है, रिसोर्सेज क्या हैं, कैसे पढ़ना है, चीजें बहुत ज्यादा आसान हो चुकी हैं। अब पढ़ना जरूरी हो चुका है। जैसे पहले क्या था, रिसोर्सेज नहीं थे तो बहुत नहीं होता था। कोई ये कहेगा कि मेरा रिसोर्सेज का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये बात गलत है। आजकल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बस हमको पढ़ने के लिए जो है वो एक मोटिवेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है। और वो ऐसे क्लब जो होंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको, जैसे केमिस्ट्री में कहा जाता है कि आपको कैटलिस्ट का काम करेंगे, तो वो कैटलिस्ट का काम करेगा। और मैं ये भी कह रहा हूँ, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस केवल करता है, प्रमोट करता है, रिएक्शन जल्दी हो जाए। तो ये आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करेगा। ये हम नहीं कह रहे कि यही आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन कराएगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन तो आपको खुद से करनी है अपनी। और सबसे बड़ी चीज मैं यही कहूंगा कि आप किसी भी चीज की कंपटीशन की तैयारी करते हो, आज मैं एक चीज का जरूर अपने ऊपर क्रेडिट जरूर एक चीज का लूंगा। अगर आज जो भी चीजें हैं, अगर मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ 20 लोग 50 लोग को अच्छा लग रहा होगा, या जो पढ़ा पा रहा हूं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि मैं आईआईटी जेईई की तैयारी किया था 1 साल। अगर मैं तैयारी नहीं किया होता तो शायद मैं उन सब चीजों को नहीं समझा पाता समझा रहा हूं। शायद जो मेहनत करने की टेंडेंसी होगी वो मेरी मेहनत करने की टेंडेंसी आज नहीं होती। भले मैं आईआईटी में नहीं हूं, आईआईटी मतलब बीटेक नहीं कर रहा हूं, आईआईटी में हूं, लेकिन आईआईटी बीटेक नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि वो 1 साल जो मैंने इन्वेस्ट किया था तैयारी में, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए काम कर रहा है। कहा जाता है ना कि जो तो ये चीज हमेशा मान के चलिएगा। कभी फेल होते हो तो ये मान के चलना कि कुछ आगे अच्छा होने वाला है। अब ये नहीं है कि फेल हुए तो फिर बैठ गए कि अब अच्छा हो ही जाएगा। ये होता है कि कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है, तो ऐसे नहीं अच्छा हो जाएगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। बस एक चीज रखिएगा हमेशा जीवन में कि कभी भी, जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि हमारे जैसे क्या होता है कि 12th तक हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है क्लास में फर्स्ट आने की, अच्छा स्कोर करने की, सबके अंदर एक टेंडेंसी होती है। खासकर 10th तक होती है, 10th के बाद थोड़ा डेविएशंस आने लगते हैं, लेकिन 10th तक जरूर होती है। मारा मारी होती है कि लड़की मैं आपको लाऊंगा, नंबर की नंबर मारी होती है। जैसे यहाँ आते हैं नंबर की भूखी मारी होती है। 8 सीजीपी आए तब वो ठीक, 7 आए तब वो ठीक, 6 आ जाए, 5 आ जाए, बस बैक ना लगने पाए क्योंकि दोबारा फिर से पढ़ना पड़ जाएगा। ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। नंबर कम आए तो आपको गिल्ट होना चाहिए, क्यों नंबर कम आया। अगर कॉपी भरने से नंबर मिल रहा था तो क्यों हम क्यों नहीं भर पाए। हमारे अंदर ऐसा क्या कमी थी जो हम कॉपी नहीं भर पाए, हम भी भर दिए होते। देयरफॉर दिस इज आल्सो कैन से दैट, फिर उसी में बार बार वही एक ही लाइन को बार बार रिपीट कर देते हैं कि इस चीज को इस तरीके से भी कहा जा सकता है, इस तरीके को फिर से इस तरीके से कहा जा सकता है, तो यही करके लिख दिए होते। लेकिन क्यों नहीं लिखे हम। आप लोग अगर एक चीज मैं ये भी बता दूं, ये मेरे भैया ने मुझसे बोला था, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उन्होंने मुझसे बात बोली थी कि ये जो लिखना होता है, जो मेंस में राइटिंग होती है, अगर आपने वो ग्रेजुएशन के दौरान या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान अगर आपने नहीं सीखा तो कभी आप जीवन में नहीं लिख पाओगे। आपको लगेगा कि हम जब तैयारी करेंगे तब लिखना सीख लेंगे, नहीं लिख पाओगे, गारंटी था। मेरे भैया ने बोला था कि जो लिखने का तरीका, लिखने का क्या शैली आपकी होनी चाहिए, कंटेंट में नहीं मैटर कर रहा है, कंटेंट मैटर करता है एक चीज है, लेकिन आप लिखने की जो शैली है वो आप अपने एकेडमिक्स में ही सीख सकते हो। तो एकेडमिक्स भी आपका हेल्प करेगा यूपीएससी के लिए ही, तो अपने एकेडमिक्स पे भी उतना ही आप फोकस करें। तो
मेरे हिसाब से बहुत ढेर सारा ज्ञान आप लोगों के लिए हो चुका होगा। सूरज सर आए, आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन दिए, तो सूरज सर की कविताएं वो सब तो आप चाहो तो डेली करंट अफेयर, अब देखो यही होती है इन्वॉल्वमेंट। जैसे सर का करंट अफेयर चल रहा है, करंट अफेयर डेली चल रहा है सर का, और सुबह 7 बजे वो किसी भी एग्जाम के लिए नहीं है। पहले हम लोग लिखते थे BHU CUET ये सब लिखते थे, आपने नोटिस किया होगा पिछले 7-8 दिनों से हमने वो लिखना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो सारे एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल है। सर एक बार भी नहीं बोलेंगे कि हाँ ये CUET वाले बच्चों जरूर देख लेना इसको। क्यों? क्योंकि वो करंट अफेयर क्या, वो किसी CUET वालों के लिए अलग से करंट अफेयर बनता है, BHU वालों के लिए अलग से करंट अफेयर बनेगा, UPSC के लिए अलग से बनेगा? नहीं, कभी नहीं। अच्छा ये भी मैं कहता हूँ, कोई कहेगा कि इतना करंट अफेयर पढ़ने क्या नीड है, इससे आ जाएगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि करंट अफेयर से सब कुछ आ जाएगा, या कहीं से आप पढ़ रहे हो तो कुछ आ जाएगा। देखो गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है, गारंटी इस चीज़ की भी नहीं होती है कि माँ बाप हमको फीस देके भेजते तो इस चीज़ की क्या गारंटी लेते हैं कि पहले पोजीशन लाओगे तब अगले साल पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, खराब लाओगे फेल होगे फिर से पढ़ाते हैं। तो गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है इन्वॉल्वमेंट। अगर आप सुबह 7 बजे 6 बजे उठ के आधे 1 घंटे भी कुछ चीज़ देख रहे हो, उससे कुछ चीज़ें रिटेन कर रहे हो, सोने से तो अच्छा है ना, सोने से तो अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वॉल्वमेंट, और इन्वॉल्वमेंट के लिए इस तरीके से क्लब जो होंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप सभी लोग क्लब को जरूर ज्वाइन करिएगा और एक्टिवली पार्टिसिपेट करिएगा और चीज़ों को सीरियस लीजिएगा। क्विज हो रहा है, ये नहीं कह रहे ठीक है उनके कौन से क्विज से हमको वो पद्म श्री दे देंगे, पद्म विभूषण दे देंगे, ठीक है वो नहीं दे पाएंगे, कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन उससे आपकी तैयारी होगी, 10-20 क्वेश्चन आप सीखोगे, आप पढ़ोगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कैंपस के माहौल में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपको, अब देखिए एक लोग हैं ये भी कैटलिस्ट का काम ही कर रहे हैं, ये डिस्टरबेंस में कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं कि आपके बातों में डिस्टरबेंस आए। तो देखिए वही मैं कह रहा था कि आपके लिए माहौल भी बहुत अच्छा है। और ये भी नहीं है, मैं आपको बताऊं सर, जब इंसान तैयारी करता है, जैसे मैं जहाँ JEE की तैयारी कर रहा था, भाई साहब जो गंदा खाना खिलाते थे, मतलब पूरा टेस्ट लेते हैं, रोटी ऐसी गंदी देते थे कि जिसका आप अगर अच्छा खाना ही नहीं खाओगे, आपका मन ही अच्छा नहीं होगा तो पढ़ोगे क्या। यहाँ पर पहले दिन जब मैं आया था, पहला जब खाना मैं खाया था, मुझको सबसे बड़ी खुशी मुझको लगा कि मैंने पहले मुझको अपने डिसीजन बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैं क्यों BSc चूज किया। बढ़िया मुझको मैं बताऊँ यूपी का मुझको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था बीटेक के लिए, लेकिन मैंने नहीं लिया था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आप पहला दिन जब मैं खाना खाया तब मुझको लगा नहीं मेरा डिसीजन बहुत अच्छा है, कम से कम खाना तो अच्छा मिल रहा है मुझको। कि 40 रुपये था उस समय, 45 से 50 का ना, तो 40 रुपए में इतना अच्छा खाना, 3 सब्जी मिल रही है, उसमें अगर आपको आलू फ्राई पसंद है तो आलू फ्राई जरूर से जरूर मिलेगी। तो वो सब चीज़ें जब हुई और उसके बाद आप फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर माने लगोगे तो अपने मन का खाने लगोगे, रोटी आपको सेकी हुई तुरंत की चाहिए होगी, वो भी मिलने लगती है। तो आपके लिए सब कुछ बेस्ट है, बढ़िया खाना खाने पाए रहो, इन्वायरमेंट इतना अच्छा आपके लिए है। जब चाहोगे जिस दिन चाहो ब्रेक लेना चाहते हो, हफ्ते में 1 दिन ब्रेक लेना चाहते हो ब्रेक लो, तो आराम से VT घूमिए, कुछ भी घूमिए, उधर एग्रीकल्चर फॉर्म चले जाइए, मस्त घूम के आइए। तो कोई आपके लिए कमी की बात नहीं है, बस ज़रूरत है तो अपने अंदर एक पैशन बनाए रखिए। और बाकी तो पढ़ते लिखते हैं ही सभी लोग, तो आप भी पढ़ते लिखते रहिए। तो 1% क्लब के सभी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और इन्होंने बहुत ही, मैं इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आई कि ये लोग पहले ऑडिटोरियम देख रहे थे, वहाँ से पहले इनको किया कि हाँ ठीक है आप ऑडिटोरियम में कर सकते हो, फिर वो भी कैंसिल हो गया। तो इन लोगों ने बहुत, तो आप लोग स्ट्रगल किए हो तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा इसका रिस्पांस भी दिख रहा होगा। तो आप सभी लोग जो हैं इस क्लब को ज्वाइन करिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सबसे पहले तो 1% क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया आपके लिए, और सभी छोटे भाइयों और बहनों को सबसे बड़ा प्यार भरा नमस्कार। देखो बाबू, बात आ रही है, सूरज सर मोटिवेट कर दिए, वैभव सर प्रैक्टिकल ज्ञान दे दिए, और यहाँ तो कॉमेडी के बादशाह हैं ही बैठे हुए। तो हम जरा सा प्रैक्टिकली एकेडमिक बात कर लेते हैं आपके साथ अब, जिसके लिए जरा सा आप लोग आए हैं कि आप लोग का हाँ थोड़ा सा शांति बनाइए और समझने का प्रयास कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। आप लोग लक्ष्य लेके आए हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर का आपका जीवन का लक्ष्य अभी होना चाहिए UPSC, आपका भी यही है। और इसी कारण आप लोग जिस संख्या के साथ यहाँ पे आए हैं और जिस उत्साह के साथ अभी तक सुन रहे हैं, गालिब की 2 पंक्तियाँ हमें याद आ गई, सुनिएगा। जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तब धार क्या मझधार क्या। जब
सोच लिया है कि आपको अब मझधार पार करना है, सिंधु पार करना है, समुद्र पार करना है, तो आप धारा के साथ चले चाहे धारा के विपरीत चले, धारा जैसी भी हो आपको पार करना है, लक्ष्य ये होना चाहिए। और आपका लक्ष्य अगर यूपीएससी है तो ये मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। पीसीएस एग्जाम मैं भी लिखा, मेंस मैं भी लिखा, थोड़ा सा जिक्र उसका भी करूंगा। कहाँ पे सबसे बड़ी बात अभी के समय में ये होगी, आप लोग फर्स्ट ईयर शायद ऑनलाइन दे दिए, अपने आप को एनालाइज करना और अपनी गलतियों को देखना सबसे जरूरी है। ये होता है ना मुगालते में मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह तकिया पे लेट गए और सोच रहे हैं कि ऐसा 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 होगा, नहीं, जो आप गलती करेंगे उसको एनालाइज करना सबसे जरूरी है। प्री निकालना, सीसेट निकालना एक साधारण बात है। अभी के समय में अगर आप मन से तैयारी करते हैं तो प्री निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्री ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है और जहां पे ये महामना का बगिया आपको काम में ओरिजिनल रूप से आने वाला है वो है आपके मेंस राइटिंग में। मेंस राइटिंग किसी भी पीसीएस एग्जाम का, चाहे आप यूपी पीसीएस दें, चाहे बिहार पीसीएस दें, चाहे यूपीएससी दें, सबसे जरूरी चीज होता है आपका मेंस राइटिंग कि आप किस प्रकार से मेंस लिखते हैं। और मेंस लिखने की जो प्रथम पाठशाला है बाबू, आपका यही बीएचयू है। इस बीएचयू का जो आपका ऑनर्स है, जिसमें भी आप ऑनर्स कर रहे हैं, उसका सिलेबस और उसके सिलेबस के नीचे दिया हुआ जो बुक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात में वही हुआ आपके शुरुआत होती है। हिस्ट्री ऑनर्स आपका हो सकता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स में आपका फ्रेंच, कुछ भी आपका ऑनर्स हो सकता है। बीएचयू आपको यहाँ प्रोफेसर साहब आपको कितना पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं हमें नहीं पता, कितना आपको आगे 2 साल में पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन जो सिलेबस यहाँ का डिजाइन किया गया है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट सिलेबस है। और उसके लिए जो बुक नीचे दिया गया है वह सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। जैसे अगर हम हिस्ट्री से बात करते हैं तो हिस्ट्री में जो सबसे बेसिक बुक होगा, सब जानते हो आप लोग, बिपिन चंद्रा की बुक है, सबसे बेसिक बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की। केसी श्रीवास्तव, आजकल उपिंदर सिंह भी आ गए हैं मार्केट में एंशिएंट के लिए। मेडाइवल के लिए आपको ही पता है कि मेडाइवल के लिए जो हिंदी माध्यम पुस्तकालय का जो आता है बुक, हरिश्चंद्र वर्मा का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बुक की जानकारी आप सभी के पास होगी हिस्ट्री में। कोई ऐसा यहाँ पे बच्चा नहीं है जो इतिहास से लिखना चाहता है इसको ये जानकारी नहीं होगी, लेकिन जानकारी ये होनी चाहिए कि हम इसको पढ़ें कैसे, बुक को जाने कैसे, उसके बारे में अपना नोट्स कैसे बनाएं और उसको मेंस में कैसे लिखेंगे। ये होता है बाबू तैयारी का स्ट्रेटजी। ऐसा नहीं कि आज रात में हम सोचे कि हमको कल यूपीएससी करना है और कुछ पता ही नहीं है, बस चल दिए, अपना आंख बंद की और चल दिए। नहीं, उसके बारे में यूपीएससी अगर आप करना चाहते हैं तो फर्स्ट डे टू लास्ट डे, मतलब जिस दिन आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसका एक स्ट्रेटजी आपके दिमाग में होना चाहिए। ये बात आपको बीएचयू सिखाएगी। एक सादा पन्ना लीजिएगा, आज रात में बैठिएगा और कहिएगा, ऊपर लिखेगा यूपीएससी, और उसके बाद यहां से शुरू करिएगा कि हमें ये ऑप्शनल चूज करना है, और ऑप्शनल आप हमारे अनुसार वही चूज करिए जो कि आपका यहाँ ऑनर्स है, क्योंकि आप ऑनर्स को 3 साल तक पढ़ने वाले हैं, कोई भी है। और बीएचयू इतने अच्छे से आपको उसका सिलेबस डिजाइन किया है। जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बीपीएससी बिहार का मेंस लिख रहा था, मेंस लिखने के लिए उस समय लॉकडाउन लग गया था, मुख्य रूप से शायद 20 का बात है, लॉकडाउन लग गया था और मैं घर चला गया, तो उस सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी क्योंकि हमारा गांव अभी तक थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, नेट की सुविधाएं नहीं है, तो उस रूप से हम मेंस की तैयारी नहीं कर पाए। लेकिन ग्रेजुएशन में जो हमने पढ़ा था उसका इतना यूज हुआ कि मात्र 7 नंबर से हमारा बस मेंस चुका, वो भी सेकंड पेपर में ज्योग्राफी में। हिस्ट्री हमारा ऑप्शनल था, मस्त नंबर आया, बाकी करंट अफेयर से लेकर जितना भी इकोनॉमिक्स वगैरह सब लिख दिए, ज्योग्राफी का 7 नंबर चुका। और ये हुआ बीएचयू का जो ग्रेजुएशन का सिलेबस हमने कंप्लीट किया था। आपके दरमियान जो आप अभी दौर में जी रहे हैं, उस दौर में जो हम लोगों ने पढ़ाई की थी उसका फायदा हमको वहां जाके मिला। तो ये जो दौर आप लोग का चल रहा है, हंसी मजाक अपनी जगह पे है, आप लोग मस्ती करिए ना करिए, सबके लिए समय है, लेकिन अपने सिलेबस पे इतना ओरिएंटेड रहिए कि हर एक लाइन, अगर हम आपसे पूछ दे कि अच्छा बताओ फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस का 3rd यूनिट क्या था, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस का 3rd यूनिट का पहला टॉपिक ये था। इस रूप से आपको अभी अपने आप को डिजाइन करना है और ये आपको बीएचयू बताएगा। आप नंबर के लिए पढ़ें ना पढ़ें, अपने ज्ञान के लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको ही पता है 3 साल बाद मैक्सिमम क्या होगा, ग्रेजुएशन में यहाँ पे डिग्री होगा, यहीं पे आपका जो सभागार है उसे में आएंगे, डीन साहब आपको डिग्री दे देंगे, लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। वास्तविकता ये है, अभी सिंपल ग्रेजुएशन का क्या मुराद है आप भी प्रैक्टिकली लाइफ में जानते हैं, कुछ नहीं है, लेकिन आप जो इसमें ज्ञान सीखेंगे, इस दरमियान
जो आप सीखेंगे ये आपको काम देगा। तो सबसे पहले आपको ये जरूरी चीज़ है कि अपने सिलेबस को, जो BHU का सिलेबस है उसको एक हार्ड कॉपी में अपने पास रखिए, उसको अंडरलाइन करिए कि ये टॉपिक हम कंप्लीट किए, और हर टॉपिक का नोट्स आपके पास होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सुनी सुनाई बात है नहीं, किसी का दिया हुआ ज्ञान है नहीं। पर्सनल एक्सपीरियंस इस कारण आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट्स भी हैं और छोटे भाई बहन भी हैं, और आप लोग इस महामना के बगिया में जैसे ही पहुँच गए तो आप रूपी हमारे भाई हो गए। अभी बाबू एक हमको यहाँ पे दिया गया प्रतीक चिन्ह, उनमें इनका फोटो है। आप लोग इनके बारे में कितना जानते हैं नहीं जानते हमें नहीं पता, लेकिन अगर इनके बारे में जानना चाहेंगे, एक बार समझना चाहेंगे, तब इस आदमी के बारे में आपको पता चलेगा। एक ऐसा इंसान था, जब इनको कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, यहाँ पे बटलर था उस समय भारत का शिक्षा आयोग, मैं 1910 की कहानी आपको बता रहा हूँ, 1910 की। बटलर कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मैं बनाने के लिए परमिशन दे दूंगा जब आप, थोड़ा सा मैं बता दूं कि सर का जो रिसर्च चल रहा है वो पूरा BHU की हिस्ट्री पे ही चल रहा है। तो थोड़ा सा BHU के बारे में जानना आप लोग के लिए जरूरी है, और खासकर कि इस इंसान के बारे में जानना और जरूरी है, क्योंकि ये इंसान आपको जितना मोटिवेट करेंगे ना, शायद ही कोई और आपको इतना मोटिवेट कर पाएगा। इनका बस फोटो मैं आपको बता रहा हूँ, हम सभी के कमरे में, हमारे कमरे में, सूरज सर के कमरे में, जब हम लोग मुन्ना देवी में रहते थे या फिर राजा राम में रहते थे, इनका फोटो जरूर लगा हुआ था कि देख के ही उत्साह आता है। और उत्साह के पीछे का रीजन ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी, सब गए वहाँ पे, तो बटलर बोला कि 25 लाख रुपया अगर अपने आप अकाउंट में रख लेते हैं तो मैं आपको यूनिवर्सिटी बनाने की इजाज़त दूंगा। तब इनको लगा कि नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हो सकती है, बशर्ते ये प्लान चल रहा था 1904-05 से ही, लेकिन 5 साल के लिए ठंडे बस्ते में पड़ गया क्योंकि कांग्रेस की विभाजन हो गई, बहुत तरह की राजनीतिक समस्या हो गई। तब इनसे कहा गया, जो हमारी बनारस यूनिवर्सिटी की कमेटी थी उससे ये कहा गया कि आप 50 लाख रुपया अपने अकाउंट में जमा करेंगे और 50 लाख का बॉन्ड लेके आएंगे, तब हम आपको यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत देंगे। सोचिए 1910 की बात मैं बता रहा हूं, 50 लाख रुपया अपने अकाउंट में रखिए और 50 लाख का कहीं से लाइए कि हम आपको दे सकते हैं। कोई भी साधारण इंसान टूट जाएगा कि 50 लाख रुपया उस समय, अभी के समय में 50 लाख का तो इतना मुराद है, तो सोचो आज के 100 साल पहले की, 110 साल पहले की बात हो रही है, कितना ज्यादा उसका वैल्यू होगा। लेकिन यह इंसान कहे कि मैं करूंगा। सब कमेटी के मेंबर अपने आप में हतप्रभ थे कि कैसे पॉसिबल है, इम्पॉसिबल चीज आप क्यों लिए, लेकिन ये बोले कि मैं करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि 50 लाख रुपया हमारे अकाउंट में आएगा और यूनिवर्सिटी बनेगा। और चल दिए से उस समय बिछाटन के लिए पूरे देश भर में जितना राजा महाराजा गरीब फकीर, बताऊं इस यूनिवर्सिटी की जो आप ईंट देख रहे हैं उसका पहला पैसा इलाहाबाद की एक बुढ़ी दी थी, एक जो बुढ़िया औरत थी, भिखारिन थी, वो 1 रुपया का चंदा मालवीय जी के झोली में दी थी और वहां से इस यूनिवर्सिटी का निर्माण होना शुरू हुआ। आप लोग ये सोचिए कि एक इंसान अपने इस काल में भी कितना उसके अंदर पोटेंशियल होगा, कितना उसके अंदर जज्बा होगा, कितना उसके अंदर वो इंसानियत से लेके एक परोपकार का भावना होगा। यूनिवर्सिटी में इनको कुछ नहीं चाहिए था, ऐसा कभी नहीं। आप देखेंगे कि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो कभी आपको ये नहीं पता चलेगा। मैं आपको बता दूं, जो कमेटी बनी थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कमेटी, उसमें ये 43वें नंबर के सदस्य थे, न सचिव थे न अध्यक्ष थे। फिर भी इनको ये था कि नहीं, हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा आनी चाहिए, शिक्षा का भावना होना चाहिए, और ये उत्साह अपने अंदर आत्मबल से आता है। आप चाहेंगे तो कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं 1915 आते आते जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अकाउंट था 50 लाख रुपया आ चुका था और 70 लाख रुपए का बॉन्ड भरा जा चुका था कि मैं आपको दूंगा। तो मतलब 1 लाख, सोच लो, बात हो रही थी 50 लाख की और यहाँ 1 करोड़ 20 लाख रुपया इनके पास आ चुका था। तो ये जज्बा, इसके लिए क्या था, ये मोटिवेशन था इनके अंदर कि मुझे यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी है। इनमें सिर्फ मालवीय जी, श्रीमती एनी बेसेंट, जिनके नाम पे आप लोग CHS जानते होंगे, उन्हीं का पहले, उसके बाद दरभंगा महाराज, यहाँ पे काशी महाराज, ये 4 लोग का बहुत बड़ा योगदान था। उसके साथ भगवान दास, इकबाल नारायण गुर्टू, अगर नाम लेने लगे तो 50 की संख्या में ऐसे लोग थे जो अपना सर्वस्व इस यूनिवर्सिटी के लिए न्योछावर
निछावर कर दिए और सब कुछ यहाँ बना है दान के पैसे से। कोई 1 रुपया ऐसा नहीं कि हम अपना कमाए, सब कुछ दान के पैसे से बना है। तो इस यूनिवर्सिटी का निर्माण अगर गरीब के एक एक पैसे से हुआ है, जो आपके पूर्वज रहे होंगे, आपके भी पूर्वज, आपके यहाँ से भी चंदा गया होगा। मैं आपको कहानी बताता हूँ, हिस्ट्री ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक पुस्तक है एस सोमस्कंदन की, आप लोग को अगर समय मिले तो कभी पढ़िएगा। हर एक गांव में टच किया गया था, बिहार, यूपी, पंजाब, मद्रास, यहाँ तक हैदराबाद निजाम के पास भी गए थे और कहा गया था कि हमें यूनिवर्सिटी के लिए कुछ दीजिए। और जिसके यहाँ से जो सामर्थ्य बना, चावल, गेहूं, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 लाख, 20 लाख, सब अपने हिसाब से उसको दिया। मतलब इस यूनिवर्सिटी की स्थापना दान के पैसे से हुई है। कोई ऐसा नहीं कोई टाटा बिरला इसको खड़ा कर दिया है, सबके दान से हुई है। चाहे गरीब हो, चाहे आप बिरला हॉस्टल देख रहे हैं, बिरला भी हो, सबने इस यूनिवर्सिटी को पैसा दिया और आप इस यूनिवर्सिटी के सदस्य बने हैं। आप यूनिवर्सिटी के एक समय बाद एलुमनाई बनेंगे, तो आपका दायित्व भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप यहाँ से निकले तो समाज को क्या दें। यहाँ पे आप अगर पासबुक आप लोग के पास होगा तो आप लिखा होगा, न तो हम काम में राज्यम, न स्वर्गम, न इस पुनर्भवम। ये लाइन कहते हैं मालवीय जी कि ना हमें स्वर्ग की चिंता है, न नरक की चिंता है, मैं बार बार इंसान की सेवा करना चाहता हूँ। तो ये सेवा की भावना सबसे पहले आपके मन में आनी चाहिए और वो माध्यम जो भी हो, आप यूपीएससी करना चाहते हैं उसके माध्यम से सेवा करें, टीचर बनना चाहते हैं उसके माध्यम से सेवा करें, चाहे किसी भी माध्यम से। कहा जाता है ना कि अगर इंसान अपना काम ठीक ढंग से कर ले तो पूरा समाज ठीक हो जाएगा। सब अगर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे प्रकार से कर ले तो समाज में किसी की चिंता ही नहीं रहेगी। तो आप लोग भी अगर अपना काम ठीक ढंग से करेंगे तब हर एक काम सफल होगा और समाज भी आगे बढ़ेगा। ये सीन इस यूनिवर्सिटी को और इस आदमी को देख के आपके अंदर आनी चाहिए कि इनके अंदर इतना जज्बा था कि इस बुढ़ारी की, मतलब कहते हैं बुढ़ा हो चुके थे उस समय, फिर भी 1920 से लेके 1939 तक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। और मैं आपको एक कहानी बता दे रहा हूं अभी तुरंत। बुरोचा हॉस्टल के सामने आप एक ग्राउंड देख रहे होंगे। तो 1931 की बात है, जब मालवीय जी टहल रहे थे, यही मालवीय भवन में रहते थे, टहल रहे थे, एक बच्चा क्या कर रहा था, जो ग्राउंड है ना वहां पे जिसका 4 दीवारी बना हुआ है, उसको ईंटा से ऐसे रगड़ रहा था। आप लोग भी देखते होंगे भीटी पे अलग अलग तरह के नाम लिखे रहते हैं, आपको ही पता है, पीछे में तरह तरह का इधर उधर करके ऐसे ऐसे कर करके। तो उस प्रकार से बेचारा कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होगा। मालवीय जी उसको देखे, उसके पास गए और कहे कि ये तुम जो ईंट को रगड़ रहे हो, पता है ये क्या है? बोला कि तो शौक हो गया सबसे पहले कि मालवीय जी आ गए, तो बेचारा पहले ही उसका हालत खराब हो गया होगा। लेकिन जब पूछे कि रगड़ रहे हो पता है क्या है, तो बोले कि नहीं, तो ईंटा है, रगड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मन लग रहा है ऐसे करने में। तो बोले कि ये हमारा खून है जिसको तुम रगड़ रहे हो, खून और पसीने से इस यूनिवर्सिटी को हम सींचे हैं और उसको तुम इस लेवल से गंदा कर रहे हो, ये किस कहाँ तक है, कहाँ का संस्कार है? तो ये बात उसके अंदर इस रूप से जागी, उनका नाम तो वहाँ पे राइटर नहीं जिक्र किया है, लेकिन वो देश का बहुत बड़ा मंत्रालय संभाला आगे चल के, इस लेवल का जज्बा उसके अंदर आया। तो सोचो, आप जहाँ भी रहते हो, आप जहां भी रहते हैं उस जगह का इज्जत करिए, वहां की स्थिति को समझिए। आप अगर यहाँ पे सिंगल बैठे हुए हैं तो आप यहाँ सिंगल नहीं हैं। एक बात जानिए, आप यहाँ अपने गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने जिला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने राज्य को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ही लोग में बहुत सारा बात होता होगा, अच्छा बिहार, उत्तर प्रदेश, अगर कोई गलती कर दे, अरे तो बिहार वाले तो गलती करते ही हैं, ये वाली बात आती है कि नहीं? कभी कभी सुनने को मिल जाएगी। मतलब आप पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं बाहर जाके, तो अपने आप को समझिए कि आप जहां पे खड़े हैं, जो काम कर रहे हैं, अपने आप को महत्ता दीजिए कि आपका हर एक काम पूरे समाज को इफेक्ट करेगा। और अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो एक बात तो है कि ढिंढोरा पीटने की जरूरत एकदम नहीं है। हाँ, ये नहीं कि अपने कमरे में पूरा कमरा सजा दिए कि मैं यूपीएससी करूंगा, यूपीएससी ही लक्ष्य है, यूपीएससी ही जुनून है, पूरा कमरा सज गया आपका, और करना धरना 22.5, ये वाला काम एकदम नहीं करना है। ठीक है, करना वही है जो आपका दिल चाहे। अगर आपका दिल चाह रहा है कि यूपीएससी करना है, अगर आपके मन में है कि हमें यूपीएससी करना है, तो ये जो क्लब आपके लिए बना है आपके लिए वरदान साबित होगा। एक और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं हमारे और सूरज सर का। हुआ क्या कि हम लोग फर्स्ट ईयर में जब आए थे तो हम लोग को यहाँ हॉस्टल नहीं मिला था। सुनिए बात को, बड़ा ध्यानपूर्वक बात समझिएगा। हम लोग रहते थे सीर गेट पे सस्ता रूम था। भाई दोनों लोअर मिडिल परिवार से हैं तो सब लोग चाहेंगे कि कहीं सस्ता रूम मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सीर गेट पे सस्ता रूम मिलता
था, हम दोनों वहाँ रूम ले लिए। अब रूम लेने के बाद धीरे धीरे जब दोस्ती बढ़ी, लेकिन लक्ष्य तो था कि कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है कि हमारे परिवार की थोड़ी सी स्थिति बेहतर हो, हम अपना स्थिति बेहतर करें, हम समाज को कुछ दे सकें। ये सब बातें तो हमारे मन में पहले से थी। तो इस कारण क्या किए कि जब हम लोग का ग्रुप बना तो सीर गेट से 3 से 4 बजे के बीच यहाँ भीटी आते थे हम लोग। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कहानी बता रहे हैं। और भीटी पे हम लोग 8-10 लोग थे, एक ग्रुप मीटिंग करते थे और उसमें ग्रुप डिस्कशन होता था। ये मैं आपको अपना बता रहा हूँ, जब हम लोग 15-16 में आए थे तब की बात बता रहा हूँ। 8-10 लोग ऐसे थे। और मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे आप भीटी के साइड में देखेंगे एक मंडप बना हुआ है, उसी मंडप में बैठते थे। जब हम लोग का डिबेट चलता था ना तो अगल बगल वाले भीड़ लगा देते थे देखने के लिए। कि जैसे हम लोग के पास एक डिबेट चला था, मुझे याद है, गांधी जी और अंबेडकर के ऊपर। फर्स्ट ईयर के हम लोग स्टूडेंट, दोनों अल्प ज्ञान में, भाई यहाँ पे आके ना ज्यादा पढ़ेंगे, जो वहां से 12th के बाद आओगे तो कितना गांधी को जानोगे। आप लोग में से भी कितना होंगे गांधी को गलिया देते होंगे, गांधी जी अरे ऐसे किए, अंबेडकर जी को अरे अंबेडकर जी तो आरक्षण वाला मैटर। अगर आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं तब ये बात बोलेंगे। हम लोग भी फर्स्ट ईयर वाले थे, डिबेट चलना शुरू हुआ तो तरह तरह की पुस्तकें निकलनी शुरू हुई। ये बात लगभग 1.5 से 2 घंटा डिबेट चला और आखिर में प्रॉक्टर को आना पड़ा था कि भाई इसको बंद करो अब। तो इस लेवल का डिबेट हम लोगों ने यहाँ भीटी पे किया। तो हम चाहते हैं कि ये क्लब आपके लिए यही सोसाइटी बने। एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे, उस डिबेट का एक बेनिफिट मैं बताता हूँ कि मैं जब डिबेट शुरू किया था तो मैं अगेंस्ट गांधी था, और जब डिबेट समाप्त हुआ तो मैं जो है गांधी का सबसे बड़ा समर्थक बन गया। अगर गांधी जी के ऊपर कोई लेख लिखना हो तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे उस लेख में कोई छाटेगा। ये उस डिबेट का बेनिफिट था। तो आप लोग ये जो क्लब है इसका जरूर आप लोग बेनिफिट उठाइए। आप लोग इस क्लब में इस रूप से एक्टिवली पार्टिसिपेट, ये नहीं कि मुंह उठा के चल दिए। जिस टॉपिक के ऊपर अगर डिबेट आयोजक के द्वारा रखा गया है उस पर पढ़ के आइए। अगर आप गांधी जी के बारे में डिबेट कर रहे हैं, अगर आप नेल्सन मंडेला के बारे में डिबेट कर रहे हैं, अंबेडकर जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के रिलेशन के बारे में डिबेट कर रहे हैं, तो आपको ये होना चाहिए कि दोनों के बारे में पढ़ के आए। एक बार तो गांधी जी का जीवनी पढ़ के आए पहले कि वो क्या सोचते हैं अपने पर्सनल माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में वो क्या लिखे हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस पे करना चाहते हैं माई स्ट्रगल, उनका पढ़ के आए कि वो क्या किस पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं। उसके बाद डिबेट करिए। मतलब अपने अंदर 2 चीज आज के सेशन से आप लोग ले जाइए। सबसे पहले बीएचयू का सिलेबस आप सभी के दिमाग में होना चाहिए क्योंकि मेंस में वही काम देने वाला है। और दूसरा, किताब पढ़ने की आदत डालिए। किताब अगर आप पढ़ेंगे तब आपको जानकारी ये मिलेगा कि कौन सा पॉइंट किस बुक से लिया गया है। अब आप लोग ग्रेजुएशन में आ रहे हैं बाबू, आपका हर एक लाइन जब आप गांव में जाएंगे ना, किसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे बोलेंगे गांधी जी के बारे में या फिर किसी भी टॉपिक पे, अभी कनकरेंट मुद्दा कुछ चल रहा है तो आपको लोग अब सुनेंगे। पहले नहीं सुनते थे लेकिन अब सुनेंगे, अरे बीएचयू से पढ़ के आ रहा है, ये कुछ बोल रहा है, इसका कुछ अपना व्यू होगा। तो अब आप ऐसे बोलिए कि सोर्स के साथ बोलिए कि मैं ये चीज बोल रहा हूं, इसका सोर्स यहाँ है। तो किताब पढ़ना शुरू करिए। चाहे आप लक्ष्मीकांत पॉलिटिकल साइंस में देखो, 2 बुक बहुत अच्छा है। आर.एस. अग्रवाल का किताब ले लो, बहुत अच्छा किताब है। लक्ष्मीकांत का किताब, ये सब जानता है। सबसे दिक्कत की बात यही है कि हम लोग जानते सब हैं, करते नहीं हैं। लक्ष्मीकांत की किताब कौन नहीं जानता है? जानता सब है, करता नहीं है। तो आपको अपना कर्तव्य इस प्रकार से निभाना है कि सिलेबस याद करिए और किताब पढ़ना शुरू करिए, जो कि सबसे जरूरी चीज है। किताब पढ़ेंगे तभी आपका ज्ञान खुलेगा। और मेंस के लिए थोड़ा सा और मैं एक बात और ब्रीफ कर दूं कि मेंस आजकल बाबू आ रहा है कनकरेंट मुद्दों के साथ। जैसे मैं जब डिबेट दे रहा था तो यहाँ पे कनकरेंट मुद्दे से रिलेटेड सवाल आ रहा है। अगर बाय द वे मान लो कि ज्ञान वापी का प्रकरण चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ज्ञान वापी का कुछ डिबेट हो रहा है, तो अब से सवाल ये आने की संभावना रहेगी कि औरंगजेब से रिलेटेड आपको हिस्ट्री में सवाल दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि ज्ञान वापी का मुद्दा चल रहा है, रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो हो सके आपसे दे देगा किसका, शीत युद्ध का दे देगा, रसिया और अमेरिका के वार का। तो आप कनकरेंट मुद्दे से भी लगातार जुड़े रहिए और मन लगा के पढ़िए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूरज सर आपको बताए पहले भी कि आप उस परिवार से नहीं आए हैं जहां आपके यहाँ करोड़ों की संपत्ति रखी हो। आप जो बनाएंगे वही आपकी संपत्ति रहेगी, आप जो सीखेंगे वही आपकी संपत्ति रहेगी। तो मन लगा के पढ़िए, खूब उत्साह से पढ़िए और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक बात और मैं बता दूं, इसका जो इंस्टाग्राम पेज है आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ये जो क्लब है आयोजक के द्वारा हमसे कहा गया कि बताइएगा जरूर, इंस्टाग्राम के इसको क्या करिए फॉलो कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो डिबेट होगा, जो ये कराना चाहेंगे, आपसे भी सलाह लेंगे तो आप वहाँ पे सलाह दीजिएगा और अपना काम कीजिएगा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।